Assalamu alaikum students of class 8th. I hope you all are doing well. So today we will start lesson number 2 of civics. So please take out your books and open chapter number 2 of civics at page number 227. So this chapter is about vision set by our constitution. हमारे constitution ने क्या एक नजरिया set कर दिया है, हमारे chapter इस बारे में है. So we will start. So in this chapter, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल के बारे में, क्या क्या आइडियाज ट्रांसफॉर्म हुए, क्या क्या आइडियाज को हमने लॉ कानून में चेंज करा, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज के क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज. सो हम ये सब इस चैप्टर में कवर करेंगे. सो नाउ वी विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. वो कह रहा है कि हम सब किताबें पढ़ते हैं, सबका एक इंट्रोडक्शन होता है, हर किताब का कोई ना कोई प्रेफेस होता है. इसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी एक डिटेल बुक है और उसका जो प्रेम्बल है वो उसका प्रीफेस है या फिर उसका इंट्रोडक्शन है. प्रेम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जिसमें हमारे लक्ष्य है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके बारे में बताया गया है. प्रेम्बल अफर्म करता है, डिटर्मिनेशन देता है, एक तरीके से इस चीज को एक्सेप्ट करता है, इस चीज को डिटरमाइन करता है कि वो हमारी आजादी ऑफ लिबर्टी ऑफ थॉट को बचाए रखेगा. एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी और साथ साथ हमें एक फीलिंग देगा फ्रेटर्निटी की, ब्रदरहुड की, जिससे लोगों की इज्जत और इंडिविजुअलिटी बनी रहे और हमारा देश एक बना रहे. ये सारी चीजें हमारे प्रेम्बल के अंदर लिखी हुई हैं और हमारा प्रेम्बल इन सब बातों की गारंटी देता है कि हम में से किसी की आजादी को, हम सबके यकीन को, हमारे पूजा करने के तरीके को, वर्शिप करने के तरीके को कोई ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी. हमारे देश के अंदर, हमारे देश में सबको बराबर माना जाएगा. अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द प्रेम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें क्या बात की गई है. सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देती हूँ कि आपको जैसे नीचे बॉक्स जो दिख रहा है, इस बॉक्स में हमारा प्रेम्बल लिखा हुआ है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस बॉक्स के अंदर हमारा प्रेम्बल लिखा हुआ है. एक बार हम रीड कर लेते हैं कि हमारा प्रेम्बल क्या कहता है. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. वो कह रहा है कि हम भारत के देशवासी इस चीज को सॉल्व करते हैं कि हमारा देश एक गणतंत्र देश है. यहाँ पे हर किसी की इज्जत रखी जाएगी, हर किसी को समान माना जाएगा, यहाँ पे हर धर्म की इज्जत होगी. जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, हर किसी को इंसाफ मिलेगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तरीके से. लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, हर किसी के पास आजादी होगी अपनी बात रखने की, कहने की और किसी भी धर्म को मानने की. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट अमंग देम ऑल, समानता, सबका स्तर हमारे देश में बराबर समझा जाएगा और सबको समान अवसर मिलेंगे. फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, कि हमारे देश में हर किसी को समान इज्जत दी जाएगी, साथ साथ हमारे देश की एकता का भी ध्यान रखा जाएगा. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. हमारे देश की इस 26 नवंबर 1949 को हमारी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं, इसे लागू करते हैं और खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं. दिस इज द प्रेम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ये एक तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है. अब हम आगे इसको थोड़ा एक्सप्लेन वे में देखते हैं. थोड़ा इसको अभी हमने ब्रीफली देखा कि हमारा प्रेम्बल क्या है. अब हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हमारा व्हाट आवर प्रेम्बल इज ऑल अबाउट, हमारा प्रेम्बल किस बारे में है. द प्रेम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है वो ये स्टेट करता है कि इंडिया एक सॉवराइन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक देश है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सॉवराइन. सॉवराइन का मतलब होता है पूर्ण आजादी, के जो गवर्नमेंट है वो किसी को भी कंट्रोल नहीं करेगी, ना ही कोई आंतरिक ना ही कोई बाहरी पावर हमारे देश को कंट्रोल करेगी. इसका मतलब ये कि यहाँ पे लोगों की चाह से राज होगा, लोग जिसको चाहेंगे उसको ही अपना राजा या अपना नेता चुनेंगे. नेक्स्ट इज सोशलिस्ट. ये वर्ड सोशलिज्म, इसको यूज किया गया इस कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी के, आर्थिक और सामाजिक समानता के लिए. ये सिग्निफाई करता है कि जो हमारे देश का रोल है वो ये है कि सब जगह बराबर तरीके से धन का वितरण हो, मतलब सबको बराबर तरीके से धन मिले. ये इस तरीके से किया जाता है जिससे हमारे देश में हर तरह की इनइक्वालिटी, असमानता को हटा दिया जाए और हर इंसान को समान काम के लिए समान पैसे मिले, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो. नेक्स्ट इज सेकुलर. सेकुलर स्टेट का मतलब यह है कि ना तो हमारा देश धार्मिक है, ना ही अधार्मिक है, ना ही धर्म के खिलाफ है. हमारा देश धर्म के लेके न्यूट्रल है. हमारे देश में ना ही किसी धर्म को बढ़ोतरी दी जाती है, ना ही किसी
धर्म को कम समझा जाता है। हमारे देश में हर तरह के धर्म को माना जाता है। इसके लिए दो इम्प्लीकेशन है। पहला ये, हर इंसान को आजादी है, वो जिस भी धर्म को चाहे उस धर्म को मान सकता है। दूसरा, जो स्टेट है, स्टेट किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करता, ना ही किसी ग्रुप में धर्म के बेसिस पे। जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो सेकुलरिज्म है, ताकि हम जो रिलीजन को उसको स्टेट पावर से अलग कर सके। इस सेपरेशन से हमारे देश के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएगी। साथ साथ जो इंडिविजुअल्स की एक आजादी है वो किसी भी धर्म को फॉलो कर पाएंगे। ज्यादातर देशों में वर्ल्ड में अलग अलग रिलीजियस ग्रुप रहते हैं, कुछ में एक तरीके के रिलीजन ग्रुप की मेजोरिटी होती है। ऐसे केस में जो मेजोरिटी रिलीजन होता है उसकी स्टेट के ऊपर होल्ड होता है, पूरी पावर होती है, जिससे वो अपनी पावर का कभी कभी गलत इस्तेमाल करते हैं रिसोर्सेज का उन लोगों के खिलाफ जो दूसरे धर्म के होते हैं, जिसकी वजह से उस देश में भेदभाव होता है, उस देश की शांति और भाईचारे को हानि पहुंचती है। और जो माइनॉरिटी ग्रुप होता है, ऐसा सामाजिक क्षेत्र, समाज के ऐसे धर्म के लोग जो उस देश में कम होते हैं, जो मेजोरिटी ग्रुप्स है उसको करता है। जो इसका रिजल्ट ये होता है कि जो माइनॉरिटी रिलीजन ग्रुप्स हैं उनको प्रिवेंट कर दिया जाता है कि वो अपना धर्म फॉलो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इसीलिए हमें अपने धर्म को हमारी सरकार से अलग रखना चाहिए, ताकि हर इंसान अपनी इंडिविजुअल चॉइसेस और अपनी पसंद के धर्म को फॉलो कर सके। इसी चीज को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए हमने हमारे देश को सेकुलर माना है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को अडॉप्ट करता है अलग अलग वेरियस स्ट्रैटेजीज के जरिए कि हमारा देश सेकुलर है। पहला, इंडियन स्टेट किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं करता है। हमारे देश में हर धर्म को समान माना जाता है। दूसरा, इंडिया में कोई भी नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी नहीं है। हमारे यहाँ हर धर्म के लोगों की और उनकी यकीन की इज्जत की जाती है, और हर तरह की रिलीजन प्रैक्टिस में हमारा देश इंटरफेयर नहीं करता। जो चाहे हमारे देश में अपने धर्म की कोई भी प्रैक्टिस को फॉलो कर सकता है। इंडियन स्टेट एक पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन भी फॉलो करता है, जिसमें हमारी जो जरूरत है किसी भी सोशल ग्रुप को हम सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी रिलीजियस कम्युनिटी को कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलना है या कोई भी अपने धर्म के लिए कोई भी चीज खोलनी है तो उसके लिए सरकार उनकी मदद करेगी। और इंडियन स्टेट को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि कोई रिलीजियस ग्रुप दूसरे को डोमिनेट नहीं कर रहा, दूसरे को अपना राज नहीं कर रहा। साथ साथ इंडियन स्टेट को प्रोटेक्ट करना चाहिए किसी एक रिलीजियस ग्रुप को अगर उसे कोई दूसरे मेंबर्स डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का जनरली मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार, बाय द पीपल, लोगों के लिए, एंड फॉर द पीपल, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा बनाई गई और लोगों के लिए। सो डेमोक्रेसी का बेसिकली मतलब ये होता है, जैसा इंडिया में होता है कि इंडिया में हम खुद अपनी सरकार को वोट देकर चुनते हैं और वो हमारे लिए ही काम करती है। इफेक्टिवली इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट के अंदर जिन लोगों को चुना जाता है वो रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए और वो हर चीज के लिए जिम्मेदार होने चाहिए। जो इंडिया के पीपल है अपनी सरकार को लोकल, स्टेट और यूनियन लेवल पर चूज करते हैं। एक सिस्टम जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, की हर 18 साल का इंसान वोट देकर अपने लिए सरकार को चुनता है। नेक्स्ट आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक एक तरीके की सरकार होती है जहां पे जो पावर है उसे रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं सरकार के उसे देश के नागरिक ही इलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, जो प्रेसिडेंट जो हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री का हेड होता है उसे इनडायरेक्टली हम लोग इलेक्ट करते हैं एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। So next is ideals in ट्रांसफॉर्म इनटू लॉ। ऐसे कौन कौन से विचार थे जिन्हें हमने कानून बना दिया। जैसा हमारे प्रेम्बल में किया गया है, जो हमारे देश के आइडियल्स हैं, जो हमारे देश के मेन मुद्दे हैं, वो कौन कौन से हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, कि हमें हर सबको समान इंसाफ देना है, सबको आजादी देनी है, सबको समान मानना है, हर किसी की इज्जत करनी है। ये एसेंशियल होता है किसी भी इंसान के हक और उसे आजादी देने के लिए, मोर रियलिस्टिक बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, ताकि हम उसको यूनिवर्सली इंप्लीमेंट कर सके। इसीलिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ग्रांट करता है हमें फंडामेंटल राइट्स। जो फाउंडिंग फादर्स हैं या फिर जिन्होंने इन आइडियल्स को फॉलो करा, उन्होंने सोचा कि जो आइडियल्स हैं ये गाइड कर सकते हैं सब कॉन्स्टिट्यूशन पे काम टाइम करने के लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो इसीलिए उन्होंने फंडामेंटल राइट्स बनाए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसीज और फंडामेंटल ड्यूटीज। इस तरीके से उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिकली हमारे लिए क्या है इस चीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। अब हम 1 बाय 1 इन सबको पढ़ेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। पहला आता है फंडामेंटल राइट्स।
हर ह्यूमन बीइंग को कुछ राइट्स हमेशा एंजॉय करने के लिए मिलती हैं, जो कुछ अच्छी और एक तंदुरुस्त जिंदगी के लिए जरूरी है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो इंडिया के नागरिकों को कुछ बेसिक राइट्स देता है और इन्हीं बेसिक राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये राइट जस्टिशिएबल है, इन पे इंसाफ हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान इन राइट्स के लिए हमें मना करेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स है उनकी गारंटी हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि हर भारतवासी को ये फंडामेंटल राइट्स मिलेगी ही मिलेगी। So फर्स्ट फंडामेंटल राइट इज राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का मतलब ये है कि हमारे देश में किसी भी चीज के ऊपर एक दूसरे के बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान समझा जाएगा, चाहे वो उसकी जात के ऊपर हो, कास्ट के ऊपर हो, सेक्स के ऊपर हो या प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर हो। किसी भी चीज के ऊपर हमारे देश में एक दूसरे के बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारे देश में सबको समान अवसर मिलेगा, सबको समान माना जाएगा। एंड नेक्स्ट फंडामेंटल राइट इज राइट टू फ्रीडम, कि हम सब हमारे देश में आजाद है और हम सबको आजादी का हक है। इसमें पहला आता है राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हम सबको कोई भी चीज बोलने की और कहने की आजादी है, चाहे वो हम कहकर, लिखकर या एक्सेप्ट करें। वी आर फ्री टू से एनीथिंग। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ असेंबल। इसका मतलब ये कि हम हमारी व्यूज को या आइडियाज को एक्सचेंज कर सकते हैं, पीसफुली लोगों तक पहुंचा सकते हैं। थर्ड है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। हम हमारे देश में संगठन बना सकते हैं, हमें संगठन बनाने की आजादी है। जैसे लोग ट्रेड यूनियंस बनाते हैं, अपनी सोसाइटी की कल्चर यूनियंस बनाते हैं। अब है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। हमारे देश में कहीं पर भी जाने की हमें आजादी है, हम हमारे देश में कहीं भी जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल। हम इंडिया के वासी हैं और हम इंडिया के किसी भी हिस्से में बिना किसी रोक टोक के रह सकते हैं। और नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम का जो हमारा पार्ट है वो है हमारा नेक्स्ट फ्रीडम टू चूज अ प्रोफेशन ऑक्यूपेशन। हमारे देश में हम किसी भी तरह के व्यवसाय को चुन सकते हैं। नेक्स्ट आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण। हमारे देश में किसी के साथ भी कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा, हम किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार कर सकते, ना किसी का शोषण कर सकते। इसमें कुछ ऐसी चीजें आती हैं जैसे फोर्स लेबर। हम किसी को मजबूरी बंधुआ मजदूर बना के काम नहीं कर सकते, उसकी ख्वाहिश के खिलाफ उसे कोई काम नहीं करा सकते। इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानों को बेचना, किसी से मजबूर करा के काम कराना, बच्चों से काम कराना, ये सब चीजें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आती हैं। अगर कोई किसी के साथ ऐसा करता है तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये हमने अभी भी बहुत एक्सप्लेन वे में पढ़ा था सेक्युलर के अंदर, कि हमारे देश में हर इंसान को आजादी है कि वो किसी भी तरह के धर्म को फॉलो कर सकता है। कोई भी धर्म इंडिया में प्रमोट नहीं किया जाता, इंडिया में सारे धर्मों को समान माना जाता है। नेक्स्ट इज राइट कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, कि इंडिया के हर नागरिक को इक्वल राइट है किसी भी तरह के कल्चर एजुकेशन को हासिल करने की। इंडिया में हर इंसान फ्री है किसी भी लेवल तक एजुकेशन हासिल करने की, किसी भी कल्चर को फॉलो करने के लिए। कोई भी चीज को स्टॉप नहीं कर सकती। नेक्स्ट राइट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। यही राइट हमें अलाउ करती है कि अगर हमें हमारा इनमें से कोई भी राइट नहीं मिल रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हमें हमारा ये हक नहीं मिल रहा। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन। इंडिया में हर किसी के पास एजुकेशन लेने की आजादी, हम किसी को भी एजुकेशन हासिल करने से नहीं रोक सकते। इसीलिए ऑन 1 अप्रैल 2010 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक लॉ पास किया था, लॉ मेकिंग एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, कि हर इंसान को 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन हमारा देश देगा, ताकि किसी भी इंसान की एजुकेशन रुके ना। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट। हमारी कंट्री में जो एक्टिव रोल मेंबर ऑफ कमीशन है ह्यूमन राइट में 1946 से उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था इस राइट को फॉर्म करने के लिए। इस राइट में ये है कि हर इंसान की कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स है जो उसे कोई भी नहीं ले सकता। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑल्दो जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो बहुत ज्यादा बेसिक है हमारे देश को चलाने के लिए। ये लीगली कानूनी तौर पे एनफोर्सेबल नहीं है, बल्कि ये गाइडलाइन है किस तरीके से हमारे देश में एक सोशल ऑर्डर चलना चाहिए। सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल जस्टिस कैसे होने चाहिए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसको कैसे फॉलो करना है, ये सब हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में ये 4 चीजें आती हैं। इकोनॉमिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू द रिफॉर्म ऑफ लॉज, जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल फॉर प्रमोशन
ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड अंडरस्टैंडिंग के। कुछ इकोनॉमिक प्रिंसिपल, कुछ आर्थिक प्रिंसिपल, गांधी जी के कुछ प्रिंसिपल किसी भी कानून को चेंज करने के लिए, इंसाफ के लिए, कुछ हमारे अंतरराष्ट्रीय शांति को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। जो हमारी राइट्स हैं उनके साथ साथ हमें कुछ ये राइट्स मिल रही हैं। ये राइट्स एक तरीके से हमारे लिए वो चीजें जो हमारी लाइफ को बेहतर बनाती हैं। इसके साथ साथ कुछ हमारी ड्यूटीज भी हैं हमारे देश के प्रति। हमारे देश के प्रति हमारी कुछ फर्ज भी हैं जिनको हम तभी करते हैं, इनको एक्सरसाइज कब कर सकते हैं हमारी राइट्स को, जब हम कुछ अपनी ड्यूटीज भी फॉलो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, योर पेरेंट्स लव यू, आपके पेरेंट्स आपको लव करते हैं बट उसके बदले में वो भी कुछ चाहते हैं कि आप भी उन्हें कुछ दीजिए। तो ऐसे ही हमें ये राइट्स मिलने के इसके साथ हमारे पास कुछ ड्यूटीज भी आती हैं, क्योंकि राइट्स विदाउट ड्यूटीज मीनिंगलेस होता है। जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज वो मॉरल ड्यूटीज है जो हमारे देश के हर नागरिक को एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनने में हेल्प करती है। इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि हम अपनी राइट्स और जो फ्रीडम है उसको एक लिमिट तक ही यूज करें क्योंकि कोई भी चीज लिमिट से ज्यादा खराब होती है। इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एडिट की गई, जो 42nd अमेंडमेंट के अंदर एडिट है। तो पहला हमारी है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। पहला, to abide by the constitution, respect its ideals and institutions, the national flag, the national anthem, कि हम हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करते हैं, उसके आइडियल्स की, हमारे नेशनल फ्लैग की और नेशनल एंथम की। सेकंड, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज व्हिच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, हम उन विचारों की भी इज्जत करते हैं जिसकी वजह से आज हमारे देश को आजादी मिली। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, हम हमारे देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को संभाल कर रखेंगे, इसको प्रोटेक्ट करेंगे। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, हम हमारे देश को बचाएंगे जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी। टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शुअल डाइवर्सिटी, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डिग्रेडेड टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, हम हमारे देश में भाईचारे को बनाए रखेंगे और हमारे देश में सबको समान मानेंगे, किसी भी धर्म, भाषा है उसको लेके हम भेदभाव नहीं करेंगे और हम उन प्रैक्टिसेस को भी अवेल करते हैं जो औरतों के खिलाफ हो या औरतों की इज्जत के खिलाफ हो। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अ कंपोजिट कल्चर, हम हमारे देश की कल्चर को भी प्रिजर्व करके रखेंगे। Last 4 fundamental rights are to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures, हम हमारे देश के प्राकृतिक एनवायरनमेंट को बचाए रखेंगे, हमारे देश के जंगल, लेक्स हम सबको बचाएंगे और हम अपने लिविंग क्रिएचर्स की तरफ थोड़े प्यार से पेश आएंगे। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म, द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, हमारे देश में एक साइंटिफिक टेम्पर, इंसानियत, इन सब की स्पिरिट को हम आगे तक फॉलो करेंगे। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस, हम हमारे देश की पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेंगे और वायलेंस को खिलाफ रहेंगे। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टिट्यूट राइज टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट, हम जिस भी फील्ड में होंगे हम उसमें हमेशा एक सक्सेस पाने की कोशिश करेंगे, उसमें एक्सेल करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा देश कामयाबी की ऊंचाइयों को छूता रहे। We need to make a conscious effort to execute our duty responsible to enjoy our rights fully. वो यहाँ ये कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल होशो हवास से अपनी ड्यूटीज को फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपनी राइट्स को भी फुली एंजॉय कर सके। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर। इस चैप्टर में हमने देखा कि हमारी फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है। सो नाउ अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। फर्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला है द फंडामेंटल राइट नॉट लिस्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, ऐसी फंडामेंटल राइट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है वो कौन सी है? राइट टू प्रॉपर्टी। सेकेंड, फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय द, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई? 42nd अमेंडमेंट। थर्ड इज फोर्स्ड लेबर अकॉर्डिंग टू अ कॉन्स्टिट्यूशन इज, फोर्स्ड लेबर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या है? टू वर्क विदाउट वेजेस, बिना तनख्वाह के काम करना। टू वर्क अगेंस्ट वंस विश, बिना अपनी ख्वाहिश के काम करना। टू फोर्स चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स टू एज टू वर्क, 14 साल के कम बच्चों को काम के लिए मजबूर करना। ये सारी चीजें फोर्स लेबर में आती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स फाउंड इन द ईयर, कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किस ईयर में फाउंड हुआ? 1946। नाउ ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। अ सेक्युलर स्टेट इज नाइदर रिलीजियस नॉर इन रिलीजियस नॉर एंटी रिलीजियस, एक सेक्युलर स्टेट ना तो धार्मिक होता है ना अधार्मिक होता है ना धर्म के खिलाफ होता है। ट्रू। नेक्स्ट, द वर्ड सोशलिज्म हैज बीन यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, यहाँ पे हम वर्ड सोशलिज्म को आर्थिक प्लानिंग के संदर्भ में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं। ट्रू। फंडामेंटल राइट्स आर नॉन जस्टिसेबल, फंडामेंटल राइट्स पे इंसाफ नहीं हो सकता। फॉल्स, हो सकता है। ऑल पीपल्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, कानून की नजर में सब लोग बराबर हैं। ट्रू।
फिफ्थ, इट इज नॉट असेंशियल टू डू आवर ड्यूटीज इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज आवर राइट। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारी ड्यूटीज हमें करनी पड़े अपनी राइट्स को हासिल करने के लिए। फॉल्स, अगर हमें राइट्स चाहिए तो हमें ड्यूटीज भी करनी पड़ेगी। नाउ वन वर्ड देख लेते हैं इसका। पहला, एन इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिफरेंस दैट कंटेन्स द आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो इंट्रोडक्शन जिसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल, आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव सब होते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रियम्बल। PREAMBLE, preamble. Second, a government which is not controlled by any other power, internal or external. ऐसी तरह सरकार जिसे इंटरनल एक्सटर्नल कोई पावर कंट्रोल नहीं करती, उसे क्या कहते हैं? सॉवराइन। SOVEREIGN. Third, a country where the head of the state is elected directly or indirectly by the citizen. एक ऐसा देश जहां देश का जो हेड होता है उसे देश के नागरिक चुनते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसे कहते हैं डेमोक्रेटिक। DEMOCRATIC. Fourth, work that is mentally, physically, socially or morally dangerous and harmful to children. ऐसा काम जो मेंटली, फिजिकली, सोशली और मॉरली बच्चों के लिए हार्मफुल होता है, खतरनाक होता है, उसे क्या कहते हैं? चाइल्ड लेबर। फिफ्थ, द राइट एम्बॉडीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट अबॉलिश अनटचेबिलिटी। ऐसी राइट जो हमारे देश में अनटचेबिलिटी, छूत अछूत को खत्म करती है, उसे क्या कहते हैं? राइट टू इक्वालिटी। नाउ इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। डी का फर्स्ट है, व्हाट इज प्रियम्बल। इसका आंसर आपको मिलेगा कि प्रियम्बल क्या है, पेज नंबर 232 पे। पेज नंबर 232 पे आपका रिकैप दे रखा है। रिकैप का जो फर्स्ट पॉइंट है, द प्रियम्बल से लेके कॉन्स्टिट्यूशन तक, ये है आपका डी का फर्स्ट क्वेश्चन। अब डी का 2 देख लेते हैं एक बार। डी के 2 में कह रहा है, लिस्ट द नेशनल गोल्स दैट आर मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ आवर कंट्री ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो नेशनल गोल्स हमारे प्रियम्बल में मेंशन्ड है उनको बताइए। इसके लिए पहले आपको आंसर में से लिखना है यहां से, द नेशनल गोल्स दैट आर मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर। इसके बाद आइए पेज नंबर 227 पे। पहले आप इतना क्वेश्चन में लिख लेंगे, द नेशनल से लेके कॉन्स्टिट्यूशन तक, उसके आगे आर लिखेंगे। फिर आइए पेज नंबर 227 पर। पेज नंबर 227 पे जहां पे द प्रियम्बल टू अ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, इसकी सेकंड लाइन में सॉवराइन से लेके रिपब्लिक तक, ये है आपका आंसर नंबर डी का 2। पहले क्वेश्चन में से मेंशन करेगा, फिर यहां से लेके यहां तक। अब देखें आंसर नंबर डी का 3। डी के 3 में कह रहा है, वाई हैव सर्टेन राइट्स बीन इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स। क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ राइट्स को फंडामेंटल राइट्स में इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है, इनकॉर्पोरेट किया गया है। इसके लिए पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन में से सर्टेन राइट्स के बाद आप लिखेंगे हैव, तो ये हो जाएगा सर्टेन राइट्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल राइट्स। इसके आगे आएगा बिकॉज। इतना पहले आप जब क्वेश्चन में से लिख लेंगे, उसके बाद आइए पेज नंबर 228 पे। पहले आपने क्वेश्चन में से लिखा सर्टेन से लेके राइट्स तक, और यहाँ पे राइट्स के बाद हैव लगा देना है, और यहाँ राइट्स के बाद बिकॉज। उसके बाद आइए पेज नंबर 228 पर। 228 पे जहां पे ये लिखा है आइडियल्स ट्रांसफर्ड इनटू लॉ, इसके यहां पे 8th लाइन में द फाउंडिंग फादर्स से लेके टाइम टू टाइम तक, ये है आंसर नंबर डी का 3। डी का 4 हमें नहीं करना है। डी के 5 के लिए आंसर आपको क्वेश्चन के आगे ही लिख लीजिए। इसमें विच राइट को हटाकर आपको लिखना है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, CONSTITUTIONAL कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज लिख के फिर कैन आ सिटीजन से लेके स्टेट तक, ये आपका क्वेश्चन में से ही आप लिख देंगे। सो आपका आंसर 5 ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। ई का 1, 2, 4 आपको नहीं करना है, ई का बस आपको 3 करना है। ई का 3 करने के लिए पहले आप क्वेश्चन में से लिखेंगे फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज आर द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। इतना लिख के आप इसके आगे लिख देंगे बिकॉज। उसके बाद इसके आंसर के लिए हम जाएंगे पेज नंबर 231 पे। पेज नंबर 231 पे जहां आपका लिखा है राइट्स आर ऑलवेज अकम्पनीड बाय ड्यूटीज, यहां से लेके मीनिंगलेस तक ये आपके ऐड हो जाएगा आंसर नंबर ई के 3 में। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर। सो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक आपको ये सारा काम आपकी कॉपीज के अंदर करना है। आपको कॉपी में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर डी और क्वेश्चन नंबर ई के सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने हैं। आपको फिल द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, टिक द करेक्ट और वन वर्ड आपकी कॉपी में नहीं करने हैं। कॉपी के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने हैं। सो इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।